राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति की चौसर बिछ चुकी है और इस चौसर में एंट्री हुई है भीम आर्मी की। हमारे साथ राम लखन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी की। सीधी बात करते हैं सर, किस तरीके से प्रोग्राम रहने वाला है? चुनावी साल है इस बार। देखिए, मैं ये जो संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा हम जो कर रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री जी को जो एडवाइस करने वाली जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उनके सदस्य विवेक ओबेरॉय जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। और सबसे दुखद इस बात में ये है कि उनके स्टेटमेंट के बाद ना तो पीएमओ का, ना प्रधानमंत्री जी का, ना बीजेपी का, ना आरएसएस का, किसी का भी कोई खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये इन हाउस जो उनके यहाँ चर्चाएं होती है, उनकी परिणति थी और उनकी जो मंशा है वो उनके माध्यम से बाहर आई थी। जैसे ही ये राष्ट्रीय अखबारों में छपी खबर छपने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने बैठक की और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया कि ये संविधान को बदलने की मंशा रखने के वाले लोग हैं, इनकी मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। और अगर हम देखा जाए तो संविधान जब से लागू हुआ है तब से ये इसके किसी न किसी रूप में जो है पीछे पड़े हुए। पहले तिरंगे का विरोध किया, फिर संविधान का विरोध कर रहे हैं, और अब तो ये जो 2014 में जो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद 19 में इनके हौसले इतने बढ़ गए कि अभी 22-23 में आकर के जो है वो संविधान बदलने की बात ओपनली कहने लग गए। तो ये इस देश का जो संविधान है वो 140 करोड़ लोगों को रहने की, पढ़ने की, अभिव्यक्ति की, सारी जो भी जो मौलिक जो बातें हैं उसकी गारंटी देता है। और ये इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए एक सुरक्षा का कवच है, और इस कवच को हम जो है किसी भी रूप में जो है नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। साथ ही हम ये चाहेंगे जो संविधान अब तक जिन संविधान के कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं, कई सारे चीज़ें हैं जो अब तक लागू नहीं हुई है, वो अक्सर से संविधान की चीज़ें लागू हो। और इसको ध्यान में रखते हुए, संविधान को बदलने की मंशा को पहचानते हुए, हमने पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने निर्णय लिया है कि संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के पर वो निकलेंगे, और ये वो अब निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ये यात्रा शुरू हुई, मध्य प्रदेश में चल रही है, और 28 सितंबर से जो है राजस्थान में नीमराना से शुरू होगी। रूट चार्ट क्या होगा? किस तरीके का प्रोग्राम होगा? सभा कितनी होगी? यात्रा कितनी होगी? किस तरीके का माहौल? देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसको मैं पूरा आपके सामने रख दूं। ये 28 तारीख को नीमराना में सवेरे 11 बजे एक आम सभा होगी, और ये जो कार्यक्रम का पूरा जो हमने संयोजन किया है, जो बनाया है, इसकी जो बनावट है वो सुबह शाम जो है सभाएं हैं और दिन में रोड शो है। और 28 तारीख में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये लगभग 24-25 जिलों में राजस्थान में जाएंगी। अगर हम इसके रूट की बात करें तो नीमराना से भिवाड़ी, भिवाड़ी से तिजारा, तिजारा से रामगढ़, रामगढ़ से अलवर, अलवर में मालाखेड़ा में शाम को सभा होगी, फिर अलवर में नाइट होल्ड होगा। उसके बाद दूसरे दिन दौसा में आएंगे, दौसा में सवेरे 12 बजे गायत्री पैलेस जो जगह है वहाँ पे सभा होगी। सभा के बाद गांधी तिराहे से होते हुए मार्केट में रोड शो होगा। रोड शो के बाद ये जो रोड शो है मालपुरा जाएगी, मालपुरा में शाम की सभा होगी। सभा के बाद जो जयपुर आएंगे, जयपुर में नाइट स्टे होगा। उसके बाद दूसरे दिन चोमू में सारे दिन का एक प्रोग्राम है। उसके बाद नाइट स्टे रेनवाल में होगा। रेनवाल के बाद दूसरा दिन सवेरे का जो प्रोग्राम है वो फुलेरा में होगा। उसके बाद डिडवाना में शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की संयुक्त एक प्रतिमा लगी है, उसका अनावरण करेंगे और वहाँ जनसभा होगी। उसके बाद बीकानेर जाएंगे, बीकानेर में नाइट स्टे होगा। बीकानेर के दूसरे दिन सवेरे 11 बजे बीकानेर में जनसभा होगी। फिर उसके बाद जनसभा के बाद रोड शो होगा। रोड शो नागौर जाएगा और नागौर में शाम की सभा होगी। नाइट स्टे नागौर में होगा। नागौर के बाद दूसरे दिन भोपालगढ़ में सभा होगी। भोपालगढ़ की सभा के बाद ये जो लंबा काफिला है पूरा वहाँ जाकर के जालोर के भीनमाल में शाम की सभा होगी। भीनमाल में नाइट स्टे होगा। दूसरे दिन पाली विधान जिले की बाली विधानसभा है, वहाँ पे सवेरे की सभा होगी दोपहर की, और शाम की सभा मारवाड़ जंक्शन में होगी। उसके बाद नाइट स्टे भीलवाड़ा में होगा। उसके नेक्स्ट डे आप सबने सुना होगा तोला गुजर का जो नृशंस जो हत्याकांड हुआ, उसमें परिवारजनों से मिलेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और रविंद्र सिंह भाटी जी गुजर साहब, जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, प्लस पूरी प्रदेश की और जो काफिले में जो लोग वीवीआईपी जो होंगे सब मिलेंगे। उसके बाद कोटा जाएंगे, कोटा में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा होगी। उसके बाद नैनवा में रात्रि भोज होगा। रात्रि भोज के बाद टोंक में रोड शो होगा और रात को जयपुर में आकर के रुकेंगे। दूसरे दिन जो है 6 तारीख को नवलगढ़ में ये सभा पहला जो चरण है इसका समापन होगा। जिस तरीके से प्रोग्राम है, अब चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ दिनों बाद
आचार संहिता लग जाएगी, उस दौरान में इस तरीके का प्रोग्राम रखना कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट लेके आए हैं, थर्ड फ्रंट कई बार आए भी हैं, लेकिन ज्यादा हुआ नहीं है थर्ड फ्रंट से कोशिश। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो राजस्थान में जो म्यूजिकल चेयर की जो सरकार है, कांग्रेस बीजेपी ने जो बारी बारी से जो इस राज्य को लूटा है, अब उसका अंत होने वाला है और उसका अंत जो है वो चंद्रशेखर रावण करेंगे। कैसे और करेंगे सर? हमारे पास पूरा प्लान है और हम इस प्लान को लेकर के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो प्लान है उसकी प्लान की आप उसकी ग्रेविटी को अगर समझेंगे तो ये अभी एक यात्रा चल रही है, सत्ता परिवर्तन की यात्रा। सत्ता परिवर्तन की यात्रा का मतलब पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, मतलब बीजेपी अपने विधायक को भी बदलना चाह रही है सत्ता के लिए। यही मतलब है, उनके विधायक भी तो चुने हुए हैं, उनको भी बदलना चाह रही है। कुछ पिछले बार कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन यात्रा चलाई। इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो सत्ता है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस देश का संविधान है। इस देश के जो आम जनता को संरक्षित करने वाला हमारा संविधान है, उसको बचाने की हमारे सामने चुनौती है और इस देश को एकजुट रखने की चुनौती है। हम यात्रा परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन हम भी ला सकते थे, पर हमने कहा हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। देश और संविधान बचेगा तो सत्ता अपने आप बच जाएगी, और ये सत्ता से हम इसको बेदखल करेंगे इसी उसके आधार पर। जहां तक आपने तीसरी फ्रंट की जो बात की है, तो ये जो म्यूजिकल चेयर की जो सरकार है, जो कांग्रेस बीजेपी में जो लोग जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते रहे, इसका ये 2023 जो है वो काउंटडाउन होगा, अंत होगा, और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। जब भी इस देश का, इस प्रदेश का 85% बहुजन है, वो एकजुट होकर के चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आ चुका है, उनके साथ काम कर रहा है, और रात दिन एक करके युवाओं में आप जोश देखिए, क्या जोश है। और इनको हम इलेक्शन में बताएंगे, जब मतपेटियों में मत निकलेंगे, तब हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। देखिए, हमारा जो प्लान है उसकी प्लान की आप उसकी ग्रेविटी को अगर समझेंगे तो ये अभी एक यात्रा चल रही है, सत्ता परिवर्तन की यात्रा। सत्ता परिवर्तन की यात्रा का मतलब पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, मतलब बीजेपी अपने विधायक को भी बदलना चाह रही है सत्ता के लिए। यही मतलब है, उनके विधायक भी तो चुने हुए हैं, उनको भी बदलना चाह रही है। कुछ पिछले बार कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन यात्रा चलाई। इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो सत्ता है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस देश का संविधान है। इस देश के जो आम जनता को संरक्षित करने वाला हमारा संविधान है, उसको बचाने की हमारे सामने चुनौती है, और इस देश को एकजुट रखने की चुनौती है। हम यात्रा परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन हम भी ला सकते थे, पर हमने कहा हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। देश और संविधान बचेगा तो सत्ता अपने आप बच जाएगी, और ये सत्ता से हम इसको बेदखल करेंगे इसी उसके आधार पर। जहां तक आपने तीसरी फ्रंट की जो बात की है, तो ये जो म्यूजिकल चेयर की जो सरकार है, जो कांग्रेस बीजेपी में जो लोग जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते रहे, इसका ये 2023 जो है वो काउंटडाउन होगा, अंत होगा, और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। जब भी इस देश का, इस प्रदेश का 85% बहुजन है, वो एकजुट होकर के चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आ चुका है, उनके साथ काम कर रहा है, और रात दिन एक करके युवाओं में आप जोश देखिए, क्या जोश है। और इनको हम इलेक्शन में बताएंगे, जब मतपेटियों में मत निकलेंगे, तब हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। सूर्यलाल जी भी थर्ड फ्रंट लेके आए थे, हनुमान बेनीवाल जी भी थर्ड फ्रंट लेके आए हैं, लेकिन कहीं बाद में थर्ड फ्रंट कहीं गायब सा हो जाता है। आपका लगता है कि किस तरीके का होना चाहिए, कितना जरूरी है थर्ड फ्रंट, और आप कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे दोनों पार्टियों को? देखिए, आप अगर इसको बारीकी से देखें तो माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के बारे में अक्सर पूर्वी राजस्थान में बात कही जाती है, कि जो वाजपेयी जी के बारे में कही जाती थी कि वाजपेयी जी व्यक्तिगत तौर पर सही है, पर उनकी पार्टी खराब है। ऐसे ही अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के बारे में हम देखें तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो लड़ने का जो एक कैरेक्टर है, किसी भी चीज में कोई उन्होंने किसी समाज को कहीं ये नहीं देखा कि ये फला समाज है या ये समाज है। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया और इनके जो पॉलिटिकल पार्टी के जो खुद के पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर एक समाज का वो थोपते रहे कि ये तो मीणा समाज के नेता है। उनको उनको सबसे ज्यादा आज अगर आप देखें तो किरोड़ीलाल मीणा जी के खिलाफ अगर कोई है तो बीजेपी के नेता है, बीजेपी है और आरएसएस है। वो उनको चाहते ही नहीं उनका नेतृत्व। पर ये ऐसा ही सचिन पायलट जी के साथ हुआ। सचिन पायलट जी ने पिछले 5 साल जब 2019 में सरकार आई, तो रात दिन एक करके अपने पूरे उसको जो मिट्टी में मिला दिया, मतलब रात दिन मेहनत की। और उसके बाद क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो अशोक गहलोत जी को बिठा दिया। अशोक गहलोत जी को बिठाने के बाद अशोक गहलोत जी ने क्या किया, अभी हमने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसको हम ईडी में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आप डब्ल्यूटीपी को सब जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग का नाम है ज्वेल्स ऑफ इंडिया। ज्वेल्स ऑफ इंडिया में 25,000 करोड़ का घोटाला अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ है। और ये जो घोटाले हैं, ये हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। पेपर लीक का घोटाला, जो जो सरकार
A4 साइज के पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो इस देश के 7 करोड़ नागरिकों की भावनाओं की क्या सुरक्षा करेगी। तो अशोक गहलोत जी का चेहरा सबके सामने आ गया है, और वो जो गांधीवादी टोपी और गांधीवादी चेहरा लेकर के घूम रहे थे, मैं तो कहता हूं कि इस धरती पर अगर गांधी जी को किसी ने, व्यक्ति से किसी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो वो अशोक गहलोत जी है। ना उन्होंने गांधी जी को छोड़ा, ना उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को छोड़ा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। जयपुर में अम्बेडकर सर्किल, आप विधानसभा के सामने अम्बेडकर सर्किल है, वहां पे एक नया फ्लाईओवर बना है, और उसके 200-300 मीटर पास में जो है ज्योतिबा फुले जी का सर्कल बना हुआ था, सहकार सर्कल। वहां पे जब ज्योतिबा फुले जी की उसको हटाया तो उन्होंने हम लोगों से रिटर्न में वो किया था कि यहाँ पे इस सेतु का नाम होगा वो फुले अम्बेडकर सर्कल होगा। जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आई और उसके बाद में उन्होंने उसका नाम कर दिया भारत जोड़ो सेतु। तो अशोक गहलोत जी ने अगर ज्योतिबा फुले जी और महात्मा गांधी जी को सबसे ज्यादा धोखा दिया है, तो वो इस जनता के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा जो फ्रंट है वो हम आएंगे, और हम इसको आपको बताएंगे जिस दिन काउंटिंग होगी कि हमारा हमने क्या मेहनत की है। पूरे राजस्थान में दो बड़े फैक्टर हैं, सचिन पायलट और खेड़ूलाल मीणा। कितनी सेंधमारी कर पाएंगे आप? देखिए, दोनों सम्मानीय नेता हैं और दोनों क्या अपना एक वो है, पर उनको उन्हीं की पार्टी ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का जो समाज है वो बीजेपी को वोट देगा, और माननीय सचिन पायलट जी के जो साथ जो गुर्जर मीणाओं का जो फैक्टर जुड़ा था वो जाकर के कांग्रेस को वोट देगा, और वो सारा का सारा वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आकर के लामबंद होगा और इनको सबक सिखाएगा। क्या ये कमी आप करने की कोशिश कर रहे हैं आप चुनाव में? नहीं, हम देखिए, हम नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सच्चा नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो पूर्वी राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो मौजूद जो आज की तारीख में मुद्दा है वो है ईआरसीपी। ईआरसीपी में जो है यहाँ का जो जानवर प्यासा मर रहा है, खेतों को पानी नहीं है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, बीसलपुर बांध बना, बीसलपुर बांध का पानी कहाँ पहुंच गया आपको पता है? जोधपुर की तलेटी में जो है रूपनगढ़ पड़ता है अजमेर में, वहां पे पहुंच गया। पाली में वो बिशलपुर का पानी पहुंच गया, पर यहाँ जो है टोंक को पानी नहीं है। ऐसे ही ईआरसीपी की बात कहूं, ईआरसीपी का जो टोटल जो प्रोजेक्ट बना था, पिछले चुनाव में मोदी जी 2019 में आए तो यहाँ ताल ठोक के कह के गए हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। क्या कर दिया? नहीं किया। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने किया हम ईआरसीपी को अपने बलबूते पे आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। ये सिर्फ ईआरसीपी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। कल भी मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग हुई है ईआरसीपी के नाम पे, और ईआरसीपी के इलाके से लोगों को बुला करके उनको धोखा दिया गया है। अगर मैं इस राजस्थान में सच बात कहूं तो इस राजस्थान में जो खूबसूरत धोखा है वो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत जिस खूबसूरती से धोखा देते हैं उसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको लोगों को पहचानना पड़ेगा। और ये जो ईआरसीपी वाला जो इश्यू है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार थी जो मोदी जी कह के गए, स्टेट में गहलोत जी की सरकार थी जो कहते थे मैं अपने उस पर कहूंगा। ईआरसीपी के टेक्निकली रूप से अगर आप देखें तो तकनीक रूप से इसमें जो है 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, आज 40,000 करोड़ का हो चुका है। इसमें जो राजस्थान का जो है वो 700 करोड़ रुपए राजस्थान को देने थे। तो इन्होंने कहा कि भाई 700 करोड़ रुपए आप देंगे तो हम इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। पिछले पांच बजटों में अशोक गहलोत जी पूर्वी राजस्थान में जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी है, 49 विधानसभा सीटों में से 37 उनके पास है। उस क्षेत्र से लोगों को धोखा दे करके वो 700 करोड़ का बजट एलोकेशन नहीं कर पाए। अगर वो बजट एलोकेशन कर देते तो आज ईआरसीपी का मुद्दा ही नहीं था। पर चूंकि बीजेपी को भी वोट लेना है ईआरसीपी के नाम पे और कांग्रेस को भी वोट लेना है ईआरसीपी के नाम पे, और ये जो इलाका है ये भोला भाला इलाका है, आदिवासी दलित बहुल इलाका है, और ये जो लोग हैं इस चुनाव में इनको सिखाएंगे कि इनके साथ धोखा किया तो ये धोखे का बदला कैसे लेते हैं। आपने धोखे की बात की, लेकिन आपके लोग तो जीतने के बाद आपको धोखा दे देते हैं। देखिए, वो बात आपकी सही है, पर वो जो फैक्टर है वो एक दूसरी पार्टी के साथ है, और हमारे जो जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे वो टोटल मिशनरी लोग होंगे, मिशन से आए हुए लोग हैं। वो 5 साल तक जमीन पे तपे हुए लोग हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर काशीराम जी का सम्मान बेचा, मान्यवर काशीराम जी का मिशन बेचा, वो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ना होकर के बहुजन सम्मान बेचो पार्टी बन गई। तो साधारण और लोगों को टिकट दोगे की बात। अगर हम बात करेंगे तो हम जो हमारे जो रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है उसको आगे लेकर के आएंगे, और ये जो इस प्रदेश में और पूरे देश में अब जो चुनावों में जो वोट पड़ेगा, जो चाहे असेंबली में विधानसभाओं के चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट के चुनाव, वो चंद्रशेखर आजाद जी की स्वच्छ छवि, चंद्रशेखर आजाद जी की लड़ाकू छवि,
चंद्रशेखर आजाद जी के डेडिकेशन, समर्पण और उनके त्याग के ऊपर वोट पड़ेगा और उनके चेहरे को देख करके लोग वोट देंगे। कैंडिडेट अपने आप जीत करके निकलते रहेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हो? अभी हम तो पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो सीटें हैं जहाँ पे हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, वो सीटें हमने चौक आउट की है और उन सीटों से हम जो है ये आपसे कह सकते हैं कि आने वाली जो सरकार है राजस्थान की, वो आजाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी और नहीं बनेगी तो आप एक और दूसरा चुनाव के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राम लखन मीणा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अब की बार चौसर में हमारी भी एंट्री हो गई है और हम इस बार चुनाव को फंसा कर दिखाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।